रेट ऑफ रिएक्शन हमने सीखा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको डिफाइन किया है। मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कल जो वीडियो लेक्चर जो आपने देखे उसमें मेजरमेंट कैसे करते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट को, वो सीखा हमने। यूनिट्स हमने सीखी हैं, यूनिट्स क्या होती हैं किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, यूनिट क्या होंगे बेटा, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स या मोल पर लीटर पर मिनट या मिनट इनवर्स। ये सीख के आए हैं अब तक के लेक्चर्स में। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा क्या होता है कि अलग अलग केमिकल रिएक्शन की स्पीड अलग अलग हो सकती है या होती है, तो उसको प्रभावित करने वाले या उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या होंगे ना, वो हम पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेट। रेट का मतलब होता है स्पीड, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होगी उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या होंगे वो हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फर्स्ट फैक्टर हो गया। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी रिएक्शन की स्पीड। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, और अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो रिएक्शन की स्पीड भी कम हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कि ग्रेटर दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मोर इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, मोर इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो बेटा हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया कि रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, और रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। फर्स्ट फैक्टर हो गया हमारा। हर पेज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा। सेकंड है, सेकंड फैक्टर टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। देखो अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है तो मैंने बताया कि टेम्परेचर का उसमें क्या रोल है। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है। बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। जैसे ही केमिकल रिएक्शन में आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और मोस्टली एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलेगा तो अब अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा देते हो, देखो टेम्परेचर वैसे तो कितना भी बढ़ाया जा सकता है, बट एक्सपेरिमेंट से जब ऐसे देखी गई हैं कुछ बातें कि जब हम रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री तक बढ़ा देंगे तो रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाती है। For most of the reactions, for most of the chemical reactions, rate of reaction, and what is meaning of rate of reaction? Speed. Rate of reaction becomes double by increase in 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लिया ये रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में बदलेगा, इसकी जो भी स्पीड होगी ना, अगर इस रिएक्शन का टेम्परेचर, जैसे मैंने कहा कि इसका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, और 35 डिग्री सेल्सियस से अगर 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए, 45 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो इस रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाएगी, मतलब दुगनी स्पीड से अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली रिएक्शंस की टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ जाएगी और टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी।
और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। सेकंड फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर है इसमें सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मैं लिखूंगा ग्रेटर दी सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स मोर इज द स्पीड। रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। और सरफेस एरिया ज़्यादा कब होता है बेटा? सरफेस एरिया ज़्यादा कब होगा आपको कैसे पता लगेगा? जब रिएक्टेंट के पार्टिकल का साइज स्मॉल होगा। स्मॉल साइज ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के पार्टिकल का साइज जितना छोटा रहेगा उतना सरफेस एरिया उसका ज़्यादा होगा। अगर रिएक्टेंट बड़े साइज का होगा, बल्क में होगा, लंप्स में होगा, तो रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो सरफेस एरिया रिएक्टेंट का अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी रिएक्शन की। ये हमारे 3 फैक्टर हो गए। उसके बाद फोर्थ फैक्टर है कैटलिस्ट का रोल। व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट? देखो बेटा, कैटलिस्ट क्या करते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं। कैटलिस्ट चेंज दी स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब कैटलिस्ट 2 तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये तो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होगा, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। यानी कि कैटलिस्ट पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ा देगा, अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है तो रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। तो कैटलिस्ट का रोल है, यानी कि रिएक्शन की जो स्पीड है उसमें कैटलिस्ट का क्या रोल है। 5th पॉइंट है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का नेचर क्या है, किस तरह के रिएक्टेंट हैं। अलग अलग रिएक्शन में रिएक्टेंट का नेचर अलग होने से रिएक्शन की स्पीड अलग हो जाती है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एग्जांपल मैंने लिखा, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है आपके पास गैसियस फॉर्म में, और अगर इसका होता है ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मैंने लिखा कि इसमें बना NO2, इट विल फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। इसमें आप देख रहे हो कि हुआ क्या बेटा, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन पे +2 चार्ज है, यहाँ +4 है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या हुआ इस रिएक्शन में? ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर एक रिएक्शन मैंने ऐसी और लिखी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में ऑक्सीजन के साथ जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये गैस बनी। और ये रिएक्शन आप देखोगे कि स्लो है। दोनों रिएक्शन एक जैसी हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ है, बट ये रिएक्शन आपकी स्लो है और ये रिएक्शन फास्ट है, क्योंकि रिएक्टेंट का नेचर अलग अलग है। आप देखोगे कि एक में रिएक्टेंट आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड है, दूसरे में रिएक्टेंट आपके पास क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो रिएक्टेंट का नेचर अलग होने की वजह से रिएक्शन की स्पीड अलग हो जाती है। 6th पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस। प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस। देखो बेटा, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होती हैं। लाइट की एब्सेंस में केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं होती। यानी कि सम केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। कुछ केमिकल रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, और ऐसी केमिकल रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होगी उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलेंगे।
फोटो केमिकल रिएक्शंस। जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होंगी, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? फोटो केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा कि हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस ये HCl बनाता है, HCl गैस स्टेट में, और ये रिएक्शन जैसे लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो अगर लाइट की एब्सेंस होगी, इसमें सनलाइट नहीं डालोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है उसको हम क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और अगर लाइट की एब्सेंस होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये थे कुछ फैक्टर बेटा जो कि रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, इस टॉपिक को, या अब हम क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का रोल पढ़ेंगे इन द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि मैं लिखूंगा, टॉपिक का नाम है नेक्स्ट टॉपिक, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से इसमें से टर्म्स या डेफिनेशन पूछी जाती हैं। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा क्या हुआ कि ये तो आपको पता ही है कि कंसंट्रेशन टाइम के साथ जो होगी, यानी कि कंसंट्रेशन, ये टाइम लिया मैंने एक्स एक्सिस पे, तो जो कंसंट्रेशन होगी ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? टाइम के साथ बढ़ती है। ये आपको सबको पता है। तो यहाँ किसका रोल है? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन की स्पीड होगी ना, उस स्पीड पे कंसंट्रेशन का क्या रोल है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन? तो क्या हुआ कि दो साइंटिस्ट थे, गुलबर और वेगी। ये दो साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने रिएक्शन की स्पीड के बारे में बताया था। जैसे कोई भी मैंने जनरल रिएक्शन लिख दी, एनी जनरल केमिकल रिएक्शन, जैसे मैंने लिख दिया A+B, और ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और जैसे इसका स्मॉल a स्टीशियोमेट्री कोफिशिएंट हो गया, इसका स्मॉल b क्या है? स्टीशियोमेट्री कोफिशिएंट हो जाता है। ये कोई भी जनरल रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे ये दो रिएक्टेंट दिखा रखे हैं, 3 भी हो सकते हैं, एक रिएक्टेंट भी हो सकता है। तो गुलबर्ग और वेगी ने क्या कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, बेटा आप हर पेज का स्क्रीनशॉट लेते रहो ताकि आप बाद में भी इसको देख पाओ। तो गुलबर्ग और वेगी ने क्या देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन मैंने लिखी है, जैसे कोई भी जनरल रिएक्शन मैंने लिखी है यहाँ पे, और ये प्रोडक्ट्स में बदल गए। तो गुलबर्ग और वेगे क्या कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ए आपके पास रिएक्टेंट है, बी भी रिएक्टेंट है, और इनकी पावर में मैं कुछ कोफिशिएंट लिखता हूँ, ए और इसके स्मॉल बी। देखो बेटा इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन। और ये आपके पास ए और बी क्या है? दीज ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स। ए और बी आपके पास क्या है? रिएक्टेंट है। तो ये हाँ, इसमें क्या दिखाया गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? ये दो रिएक्टेंट हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट दिखाया गया है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर, एंड दीज पावर्स आर इक्वल टू स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन एनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन हो जाती है। क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ chemical reactions is directly proportional to product of molar concentration of reactant raised to some power
which is equal to stoichiometric coefficient in any balanced equation, in any balanced chemical equation। ये लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन है बेटा। आप देखोगे ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, यही इसकी डेफिनेशन है। क्या लिखा हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए और बी यहाँ पे रिएक्टेंट है जैसे, दिस स्मॉल एंड दिस स्मॉल बी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट, और इनकी पावर में मैंने कुछ वैल्यू लिखी है, और वो पावर वही है जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिखा रखे। ये चीज़ बताई गई लॉ ऑफ मास एक्शन में, बट इस बात में पूरी तरह सच्चाई नहीं है बेटा। ये बात थ्योरेटिकल है, यानी कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये क्या है, थ्योरेटिकल है। और देखो केमिकल रिएक्शन का जो रेट पढ़ा जाता है बेटा, रेट कैसे पढ़ा जाता है केमिकल रिएक्शन का, एक्सपेरिमेंटली पढ़ा जाता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली डैट जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा, ये ज़रूरी नहीं है किसी रिएक्शन का रेट जो रिएक्टेंट था आपके पास ए और रिएक्टेंट बी, इनकी पावर हमेशा यही होगी जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। यानी कि ये जो पावर में कुछ वैल्यू लिखी हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वही होंगी जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। तो ये जो रिएक्टेंट आपके पास लिखा है ए और बी, इनकी जो पावर में वैल्यू लिखी है ना, ये जो पावर हैं इसको हम किसी रिएक्शन को देख के नहीं लिख सकते। इन पावर को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। दीज पावर्स आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। हम किसी रिएक्शन को ऐसे देख के नहीं बता पाएंगे कि ये पावर में वैल्यू क्या लिखी है। हाँ, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बेटा, ये लॉ ऑफ मास एक्शन था। तो ये जो पावर है बेटा, ये आपको थ्योरेटिकल रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते, इनको आप एक्सपेरिमेंटली आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो किसी रिएक्शन का जो रेट होगा उसको लिखा जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, जैसे ये ए और बी आपके पास रिएक्टेंट है, यहाँ पे कुछ मैं पावर लिखूँगा। अब पावर जैसे लिख दी, इसकी पावर लिख दी मैंने अल्फ़ा, और इसकी पावर जैसे मैंने लिख दी बीटा। और ये जो अल्फ़ा और बीटा पावर लिखी हुई हैं, इनको अल्फ़ा और बीटा जो पावर लिखी हुई हैं, दीज आर टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इनको कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटली। किसी रिएक्शन की को थ्योरेटिकल आप देख के अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू नहीं बता सकते। तो ये जो लिखा है, अब इसको मैं दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, रेट इज़, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह मैं यहाँ पे के लिख रहा हूँ बेटा। ए रिएक्टेंट है, इसकी पावर में अल्फ़ा लिखा है जो जिसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करी जाएगी। बी रिएक्टेंट है, इसकी पावर में भी कुछ वैल्यू लिखी है जैसे बीटा, इस बीटा की भी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाएगी। और ये जो के है, के यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, के इज वेलोसिटी कांस्टेंट। ये जो अब इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, जो फार्मूला लिख दिया मैंने, ये रेट लॉ है, दिस इज रेट लॉ। और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है। देखो रेट लॉ की डेफिनेशन क्या है, ये रेट लॉ लिखा है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। रेट लॉ को हम कैसे लिखेंगे, यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाती है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होगी, ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है, देखो ये रेट लॉ की एक्सप्रेशन दिखा रखी है बेटा। तो रेट लॉ क्या है, एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें रिएक्टेंट की पावर में कुछ हम वैल्यू लिखेंगे, और जो ये पावर है इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। किसी रिएक्शन को हम देख के इनकी वैल्यू नहीं बता सकते। तो अब हम रेट लॉ की डेफिनेशन पढ़ेंगे बेटा। रेट लॉ, तो रेट लॉ क्या बेटा, रेट लॉ इज एक्सप्रेशन, रेट लॉ इज एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेस करता है, विच एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन,
ये रेट ला है, बस लॉ ऑफ मास एक्शन नंबर, इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने पड़ते हैं। तो रेट ला क्या है, इज द एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स raised to some power which may or may not equal to stoichiometric coefficient। तो ये आपके पास डेफिनेशन हो जाती है किसकी, रेट ला के। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है ना, यही रेट ला के डेफिनेशन है बेटा। क्या कहता है रेट ला, रेट ला क्या है, एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो हमें क्या एक्सप्रेस करता है, रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करता है। किस में, जो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन टर्म है ना, इनकी टर्म में, और इनकी टर्म में कुछ पावर लिखी है, और ये जो पावर है बेटा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो, इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग, मैं कुछ एग्जांपल देकर भी समझाऊंगा जिसमें आपको लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट ला क्लियर हो जाएगा। यानी कि जो अल्फा और बीटा है ना, बस ये ध्यान रखो, इनको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ता है। इन अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर हमने कुछ पावर लिखी हैं। ये जो पावर हैं अल्फा और बीटा, ये किसी बैलेंस्ड इक्वेशन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनकी वैल्यू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल ही होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, जैसे किसी भी इक्वेशन में मैंने रेट लॉ जो लिखा है, रेट लॉ को हम कैसे लिखेंगे, किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू के, ए और ये अल्फा है, और बी की पावर में मैंने कुछ वैल्यू लिखी बीटा। अब देखो भाई, ये जो के है, ये के का क्या मीनिंग है, यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये जो के है ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये होता है क्या है, दिस इज वेलोसिटी कांस्टेंट। ये क्या है आपके पास, वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसको रेट कांस्टेंट भी हम बोल सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। तो अब मैं इस वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट को डिफाइन करूंगा। देखो क्या है, ये जो रेट लॉ है, मैं अगर कहूं कि किसी भी रिएक्शन में, इन ए रिएक्शन, जो ए की कंसंट्रेशन है, ए आपके पास रिएक्टेंट है, ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाए, और इन दोनों की कंसंट्रेशन कितनी हो जाए, 1 मोल पर लीटर। ध्यान से समझना बेटा कि जो आपके पास ये रिएक्टेंट है ए और बी, इन दोनों की कंसंट्रेशन अगर सेम हो जाए और कितनी हो जाए, 1 मोल पर लीटर हो जाए, तो यहाँ पे इसको 1 पुट करना और इसको 1 पुट करना, तो रेट इज इक्वल टू के, ये आ जाता है। कब, रेट लॉ में आर रेट इज इक्वल टू के, और इसकी जगह इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1, और इसकी भी कंसंट्रेशन वैल्यू 1 पुट कर दी, तो रेट किसके इक्वल आ गया बेटा, रेट कांस्टेंट के इक्वल आ गया। तो अब मैं इसको डिफाइन करूँगा, किसको, रेट कांस्टेंट को। अब रेट कांस्टेंट होता है क्या है, देखना एक बार, व्हाट इज रेट कांस्टेंट। यहाँ से देखो, रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। तो कब, जब रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन टर्म कितनी हो जाए, 1 मोल पर लीटर हो जाए, उस दौरान जो किसी भी रिएक्शन का रेट होगा ना, उसको हम रेट कांस्टेंट बोल देंगे या वेलोसिटी कांस्टेंट। दोबारा सुन लो एक बार, रेट कांस्टेंट होता है क्या बेटा, किसके इक्वल है, रेट कांस्टेंट किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन। कब, जब रिएक्टिंग जो स्पीसीज हैं उनकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो जाए, उस दौरान जो रिएक्शन का रेट होगा उसको हम रेट कांस्टेंट बोल देंगे। तो अब मैं रेट कांस्टेंट को यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, दिस डेफिनेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट।
रेट कांस्टेंट देखो बेटा क्या है रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ reacting species is 1 mole per liter। जब रिएक्टिंग स्पीसीज की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो जाएगी, उस दौरान जो रिएक्शन का रेट होगा ना, वो रेट कांस्टेंट के इक्वल है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को और क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट भी इसको हम बोल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लोगे बेटा, आप नोट्स आपको दे रखे हैं, वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। यहाँ आप समझते रहना सिर्फ। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे आप लेक्चर के बाद मैसेज छोड़ देना, मैं डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। अब देखो बेटा, एक मैंने आपको बताया है लॉ ऑफ मास एक्शन, और एक मैंने बताया है रेट लॉ। अब तुम इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ जाओगे। किसी केमिकल रिएक्शन को मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये डिकम्पोज होता है, ये 4 मोल NO2 बनाता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है। अब आप देखोगे कि अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखता हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है बेटा, वो आपको पता ही है क्या, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज इक्वल टू के, और आपके पास रिएक्टेंट कौन है इसमें? N2O5। N2O5 की मोलर कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखी है, और इसकी पावर में 2 लिखूंगा मैं। 2 क्यों लिख दिया? क्योंकि 2 भाई इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यही तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने कहा था। अब मैं इसी रिएक्शन का रेट लॉ लिखता हूँ। इसी रिएक्शन का मैं क्या रेट लिख रहा हूँ? रेट लॉ। रेट लॉ इस रिएक्शन का लिख रहा हूँ मैं, रेट इज इक्वल टू के N2O5 इसकी कंसंट्रेशन, और इसकी पावर कितनी बेटा? 1 है इसकी पावर, और इसकी पावर कितनी है? 2। देखो इस 2 को तो मैंने कैसे लिखा, इस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देख के लिख दिया डायरेक्ट, बट जो यहाँ ये वैल्यू 1 आई है ना, इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है। यानी कि अगर बात चले एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन की, तो हम रेट लॉ की बात करेंगे, और थ्योरेटिकली आप किसी रिएक्शन को देखोगे तो उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। बात इसकी चलेगी बेटा, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने बताया है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में डिफरेंस क्या है। देखो बेटा, अब तक हम इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं। एक तो हमने इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्कस किया है अब तक, और क्या पढ़ा है इसमें? रेट लॉ हमने डिस्कस कर लिया, रेट लॉ क्या होता है, और एक हमने पढ़ लिया इसमें रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है? जब हर रिएक्टिंग स्पीसीज की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो जाए, उस दौरान जो रिएक्शन की स्पीड होगी डैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। अब जो ये रेट कांस्टेंट है ना, इसी को बढ़ाते हैं हम आगे। रेट कांस्टेंट की हम विशेषताएं पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? फर्स्ट है, देखो जो रेट कांस्टेंट होगा ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो किसी केमिकल रिएक्शन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना के की, वो बदल जाएगी। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन का आप टेम्परेचर बदल दोगे तो उसका रेट कांस्टेंट बदल जाएगा, और रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बदल जाएगा तो रिएक्शन की स्पीड भी बदल जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं किसकी? रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं हम? के से। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रेट कांस्टेंट will depend on temperature of any reaction। किसी रिएक्शन का जो टेम्परेचर होगा ना, उस पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा बेटा आपका। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है
देखो क्या होगा, जितना रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, रिएक्शन की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। मोर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, मोर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ग्रेटर इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो क्या लिखा है बेटा, जितना रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, रिएक्शन की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। अब मैंने बताया कि रेट कांस्टेंट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट, हर रिएक्शन का एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट होता है। तो ईच रिएक्शन, रिएक्शन कौन सी, केमिकल रिएक्शन, ईच रिएक्शन हैव ए डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। हर रिएक्शन का एक डेफिनेट वैल्यू होती है रेट कांस्टेंट की। जैसे मैंने लिख दिया रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला, और जैसे इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की जैसे मैंने वैल्यू को लिख दी कुछ 1.2 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स, जैसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी। अब मैं अगर कहता हूँ कि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, यानी कि इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है ना बेटा, एक जैसे टेम्परेचर यहाँ रख दिया मैंने 20 डिग्री रख दिया, 20 डिग्री पे इस रिएक्शन की टेम्परेचर कांस्टेंट की वैल्यू ये है। तो हर रिएक्शन का एक डेफिनेट वैल्यू होती है किसकी, रेट कांस्टेंट की। जैसे मैंने के की वैल्यू लिख दी भाई इतनी है, कितनी, 20 डिग्री पे, तो इस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू यही रहेगी। फोर्थ पॉइंट, जैसे ये रिएक्शन आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया, इतने टेम्परेचर पे इसका रेट कांस्टेंट इतना है। अब मैं अगर इसका टेम्परेचर 20 डिग्री से 30 डिग्री कर दूंगा तो बेटा रेट कांस्टेंट बदल जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर मैं टेम्परेचर 20 से 30 कर दूंगा ना, तो इसी पार्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बदल जाएगी। तो मैं अब लिख रहा हूँ फोर्थ पॉइंट, रेट कांस्टेंट ऑफ सेम रिएक्शन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। एक ही रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बदल जाता है टेम्परेचर बदलने से। जैसे इस रिएक्शन में आप देखो रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये है 20 डिग्री पे। अब मैं टेम्परेचर अगर 30 डिग्री कर दिया, सपोज टेम्परेचर कितना कर दिया, 30 डिग्री, तो मैंने लिख दिया 2.8 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी बेटा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि हर रिएक्शन का एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अपना अलग रेट कांस्टेंट होता है। उसी रिएक्शन का टेम्परेचर बदल देंगे तो रेट कांस्टेंट बदल जाएगा। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बड़े ध्यान से आपको समझना है। फोर्थ पॉइंट होगा बेटा। फिफ्थ पॉइंट है, जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, अब तो कंसंट्रेशन तो हम फिक्स ही कर देते हैं रिएक्टेंट की रेट कांस्टेंट में, तो जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, value of rate constant do not depend on concentration of reactant। जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है उसके ऊपर रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता। सिक्स्थ पॉइंट है जो ये आपके पास रेट कांस्टेंट है, इसकी यूनिट क्या होंगी, क्योंकि आगे इसकी यूनिट भी हम पढ़ेंगे। जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है ना, वो रिएक्शन के ऑर्डर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार इस पॉइंट को समझना। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विल डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक नई टर्म आ गई, अब इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ही हम पढ़ेंगे। यानी कि जो यूनिट कांस्टेंट, जो वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट होंगी ना, वो डिपेंड किस पे करेंगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेंगी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया, रेट लॉ हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया, और रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक। अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
और ये छोटी छोटी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एग्जाम में पूछी जाती है। देखो अगर मैंने किसी रिएक्शन का रेट ला लिख दिया, रेट ला को कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के, जैसे ये रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है, मैं दो रिएक्टेंट इसमें मान रहा हूँ, अल्फा और इसकी पावर में बीटा लिख दिया। तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टर्म जो ये हैं, इनके ऊपर जो पावर लिखी है ना, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ पावर लिखी हैं, इन पावर का अगर सम कर दें वही रिएक्शन का ऑर्डर होता है। तो मैं क्या लिखूँगा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, अल्फ़ा और बीटा का सम मैंने कर दिया, इसकी वैल्यू जितनी भी आए, जैसे इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, या हायर हो सकती है। तो अल्फ़ा और बीटा का जो सम होगा ना, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ पावर लिखी है, ये किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो मोलर कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर लिखी है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये किस में लिखे हैं, रेट लॉ में लिखी है। तो अब आप इसको बड़े अच्छे से डिफाइन कर सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो अब मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन इसमें कर रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, सम ऑफ, ऐड करोगे आप, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं बेटा, पावर्स होती हैं, लो पावर्स लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स या पावर, विच आर का जो कहाँ पे लिखी गई हैं, रेज टू मोलर कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ। देखो जो सम हमने लिखा है एक्सपोनेंट या पावर का, जो किस पे लिखी गई है पावर, मोलर कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ टू एक्सप्रेस दी ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन, टू एक्सप्रेस दी ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये डेफिनेशन हो जाती है हमारी किसकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जैसे मैंने कहा कि ये अल्फा और बीटा जो हैं, इसका जो सम होगा ना वही रिएक्शन का ऑर्डर, यानी कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर भी हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती हैं, सेकंड ऑर्डर भी हो सकती हैं, या हायर ऑर्डर भी हो सकती है। इवन जो रिएक्शन का ऑर्डर है जीरो भी हो सकती हैं, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अब मैं कुछ एग्जांपल करवाऊंगा बेटा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, और यह एग्जांपल हमारे आज का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जांपल ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे फर्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसके एग्जांपल देख लो, एग्जांपल कुछ आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल लिख दिया, अमोनिया, अमोनिया गैसेस की फॉर्म में है, प्लेटेनियम सरफेस के ऊपर, पीटी क्या है यहाँ पे, प्लेटेनियम है। तो मैं लिखूंगा नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल ऑफ H2। अब मैं इस रिएक्शन का अगर रेट लॉ लिखूं बेटा, इस रिएक्शन का अगर मैं रेट लॉ लिखूंगा तो मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू के, और रिएक्टेंट आपके पास अमोनिया है तो इसकी पावर में मैं जीरो लिखूंगा। जीरो क्यों लिखा, क्योंकि ये जीरो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है बेटा, इसका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो 2 है। स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के हम पावर नहीं लिख सकते, ये पावर तो हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करनी पड़ती हैं। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, रेट किसके इक्वल हो गया, के इक्वल हो गया, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या, इसकी पावर कितनी है बेटा, जीरो, किसी की पावर जीरो है तो 1 होती है। तो रेट किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। तो जैसे ये आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो इसके, जैसे मैंने लिख दिया, रिएक्शन लिख दी, N2O5 4 मोल ऑफ NO2 प्लस ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो गया। अब अगर इसका रेट लॉ लिखा जाए, इस रिएक्शन का रेट लॉ मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू के N2O5 की पावर 1, और यहाँ स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट में लिखा है 2, बट इस 2 को देख के नहीं हम बता सकते ना, ये तो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है,
यहाँ पे लिखा हुआ है 2 है ये, तो इसकी जो पावर 1 है इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर रखा है। और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिख दिया अमोनियम नाइट्राइट, ये जब डिकम्पोज होता है नाइट्रोजन प्लस 2 मोल ऑफ वाटर में डिकम्पोज हो गया। इस रिएक्टेंट का अगर मैं रेट ला लिखूँ, इस रिएक्शन का रेट ला कैसे लिखूँगा, रेट इज इक्वल टू के अमोनियम नाइट्राइट। अब देखो इसकी पावर यहाँ कितनी है बेटा, वो तो 1 है, और इसकी भी यहाँ पे स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो अब जो इसका अल्फा और बीटा जो पावर हमने लिखी थी ना, वो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो गया। वो तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक के लिए होगा, किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता। तो ये आपकी इसमें पावर कितनी लिखी है 1, और इसका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है, यानी कि स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की जो वैल्यू होगी वो कई बार रिएक्टेंट की जो पावर हम लिखते हैं उसके इक्वल हो सकती है। जैसे एग्जांपल है आपके पास, और एग्जांपल देख लो फर्स्ट ऑर्डर का, जैसे मैंने लिख दिया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर इस रिएक्शन का मैं रेट ला लिखूं तो मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू के और H2O2 की पावर 1। तो ये आपके पास एग्जांपल हो जाते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। उसके बाद सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में दिखा रहा हूँ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब है, पावर का सम 2 रहेगा इसमें। जैसे एग्जांपल है, मैंने लिखा HI और मैंने लिख दिया H2 प्लस I2। अब मैं इस रिएक्शन का रेट ला लिखता, इस रिएक्शन का मैं रेट ला अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू के, और HI की पावर कितनी लिखी, यहाँ पे 2 लिखी। अब देखो बेटा, ये जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये पावर लिखी है मैंने, ये पावर कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन किस ऑर्डर की हो जाती है, सेकंड ऑर्डर की हो जाती है। और ये देखो इसके स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो गया। वो मैंने रेट ला में डिफाइन करा था कि जो पावर होती हैं वो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। जैसे इसमें इक्वल होगी, इससे पहले N2O5 का एग्जाम्पल दिया था, वहाँ नहीं थी इक्वल। इस पावर को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद जैसे है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे। जैसे मैंने लिखा नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, और इसमें बना NO2, 2NO2 बन गया इसमें। अब अगर इस रिएक्शन का मैं रेट ला लिखूं, इस रिएक्शन का अगर रेट ला लिखा जाएगा तो मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू के, NO की पावर यहाँ 2 है और ऑक्सीजन की पावर कितनी है, 1 है। तो ये रिएक्शन आपके पास ये 2 है और इसकी पावर 1 है, यानी कि 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो ये रिएक्शन किसकी है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पावर 2 लिखी है तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। उसके बाद जैसे एग्जांपल है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि ऑर्डर रिएक्शन का फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 1/2, 2/3, 4/5 ऐसे हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा H2 + Br2, 2HBr बना इसमें। और अगर मैं इसका रेट ला लिखता हूँ तो मैं लिखूँगा रेट इज इक्वल टू के, H2 की पावर 1 है और Br2 की पावर लिख दी मैंने 1/2। तो बेटा इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितनी है, 1/2। तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर तो सम होता है इसकी पावर और इसकी पावर, H2 की पावर 1, इसकी पावर 1/2, यानी कि 1 + हाफ कितना हो गया, 1.5। यानी कि ऑर्डर क्या आया बेटा, इसमें फ्रैक्शनल ऑर्डर आया। तो ये था बेटा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा है। एक तो सबसे पहले कराया था कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, लाइट की प्रेजेंस, कैटलिस्ट। उसके बाद मैंने शुरू करा था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें आपको रेट ला करवाया है। उसके बाद मैंने आपको रेट कांस्टेंट बताया है, रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। उसके बाद रिएक्शन का ऑर्डर बताया है और कुछ ऑर्डर के हमने एग्जाम्पल भी सीखे हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। और आज का जो लेक्चर है बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में रेट ला की डेफिनेशन, रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन, और एक हमने सीखा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन ये सीखी हैं।
इसके बाद आगे आएगा मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, वो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेक्चर लाइव सुनते समय बेटा आप ईयरफोन यूज़ किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड का या मैक्सिमम स्पीड का आप इंटरनेट यूज़ करो, ताकि वीडियो आपके बीच में पॉज ना हो और लेक्चर आपका कंटिन्यू